कर लो। वज़ीर आज़म का एक बार फिर इदारों में बड़ी तब्दीली लाने का ऐलान। इदारों में बैठे माफियाज को ठीक करने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। हुकूमत इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी, वज़ीर आज़म ईवान से एतमाद का वोट लें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असल फायदा किसको हुआ, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और सीनियर माशी तजियाकार डॉक्टर फर्रुख सलीम से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान मुआशी बुहरान की लपेट में है तो अवाम महंगाई के तूफान में घिरे हुए हैं। पेट्रोल की कीमत में अचानक ही 25 रुपए के इजाफे ने अवाम के जख्मों पर जैसे नमक छिड़क दिया। महंगाई की एक नई लहर का खौफ है। हुकूमत पर हर जानिब से तनकीद हो रही है। अपोजिशन ने इस इजाफे को पेट्रोलियम माफिया की जीत करार दिया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने क्या कहा, लेट्स वॉच। अब 25 रुपए एक वक्त में पेट्रोल की कीमत बढ़ा देने की क्या जस्टिफिकेशन है? क्या जस्टिफिकेशन है? सिर्फ ये कि हमने जो है जब सस्ता किया तो हमारी माफिया पे बस नहीं चला, वो पेट्रोल गायब कर गए, और अब जब उनको हम दुगनी जब कीमत देंगे तो फिर वो पेट्रोल देंगे। जाहिर है कि इसमें करप्शन है। साथ ही साथ नेशनल असेंबली में भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन हुआ। नवीद कमर साहब की वहाँ पर भी जो बात थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये भी कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा नहीं हुआ जिसकी आपको नज़र आ रही है क्वेश्चन पाकिस्तान में। और जो पॉइंट्स इसके हवाले से उन पर भी एक नज़र डालते हैं कि जो अदाद व शुमार हैं वो है क्या। पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर है। पेट्रोल की बेस प्राइस 45 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर है। पेट्रोल पर अखराजात 9 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर हैं। पेट्रोल पर हुकूमती टैक्सेस 44 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर हैं, जो कि कीमत का 44.5% बनता है। जबकि पहले पेट्रोल की कीमत 74 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर थी। पेट्रोल की बेस प्राइस 30 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर थी। पेट्रोल पर अखराजात 90 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर ही थे। पेट्रोल पर हुकूमती टैक्सेस 40 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर थे, जो कि कीमत का 54.8% बनते हैं। यानी कीमत बढ़ने से हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। एक और बात जो बड़े हमें दिलचस्प लगी, वो औरिया मकबूल जान ने एक तबसरा किया है अपने कॉलम में। वो कहते हैं अजीम मुआशी बुहरान जिन्हें इमरान खान ने दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटी से माहिरीन जिन्हें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटी से दरामद किया है, उन्होंने ब्यूरोक्रेट से मिलकर रातों रात एक समरी के ज़रिए वज़ीर आज़म से तेल की कीमतों में अचानक इजाफा करवाया। इन आलमी दिमाग ब्यूरोक्रेट्स ने यह मंतक दी कि चूंकि हुकूमत ने कुछ अर्से पहले लोगों को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी थीं, लेकिन अफगानिस्तान और भारत में पेट्रोल की कीमतें हमसे ज़्यादा हैं, इसलिए मुनाफाखोर स्मगलर पाकिस्तान से धड़ाधड़ सस्ता तेल खरीद कर अफगानिस्तान और भारत स्मगल कर रहे हैं, जिससे मुल्क में पेट्रोल की कमी वाक़ई हो गई है। इस मसले का फौरी हल ये है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाएं, मगर इमरान खान साहब को अपने मुशीरों और ब्यूरोक्रेट से पलट कर ये सवाल करना चाहिए था कि ये जो पाकिस्तान में दर्जन भर एजेंसी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हैं, कस्टम रेंजर्स, FC, मलेशिया लीवीज़ और FIA वगैरह, ये सब आखिर क्या कर रही हैं? इन सबको फारिग कर देते हैं। अगर स्मगलिंग रोकने का हल कीमतें बढ़ाना है तो फिर कल से मुल्क में गंदम, चावल, खाद, कपड़ा, चीनी सब की कीमतें दुगनी चुगनी कर देते हैं। स्मगलिंग खुद ब खुद रुक जाएगी और माल भी मुल्क में ही रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस और ये मकबूल जान साहब का ये एनालिसिस। वेलकम टू यू डॉक्टर फर्रुख सलीम। आपने भी इसके ऊपर अपना ब्लॉग भी किया और वीलॉग भी किया। जो एकदम से इजाफा किया है हुकूमत ने, इसकी क्या वजह थी आपकी नज़र में, अगर उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? जैसे फरिया आपने कहा कि टैक्स भी तकरीबन उतना ही है, इसका मतलब कि हुकूमत के ख़जाने में कोई इजाफी रेवेन्यू आने वाला नहीं है।
जो अखराजात हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, वो भी 9 रुपए 70 पैसे हैं, पहले भी यही थे। सिर्फ एक चीज इसमें बेस प्राइस में इजाफा हुआ है, और इजाफा भी 90% से ज्यादा हुआ है। यानी कि आज से 25-26 दिन पहले हुकूमत खुद से हमें ये कह रही थी कि उसकी जो कॉस्ट आ रही है तेल की वो 24 रुपए लीटर है, और 25-26 दिन के बाद बताया जाता है कि वो 46 रुपए होगी, यानी कि 90% से ज्यादा। तो अब सोचना ये है कि सारे खेल में फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। देखिए, फायदा तो क्लियर कट उसको हुआ जिनके पास और जो ऑयल कंपनीज ने तेल स्टॉक में इकट्ठा कर रखा था, और उसमें अगर आप डिटेल में जाती हैं तो तकरीबन 18 कंपनीज हैं, किसी के पास 90,000 टन, किसी के पास 45,000 टन, किसी के पास 15,000 टन इकट्ठा कर रखा था, और उन तेल की कीमत के ऊपर तकरीबन 22 रुपए फी लीटर उनको ओवरनाइट एक रात के अंदर जो है वो फायदा हो गया। तो टीका लग गया 22 करोड़ पाकिस्तानियों को, और फायदा हो गया उस 18 कंपनीज को, और इस सारे खेल में हुकूमत को कुछ नहीं मिला सिवाय एक अंडे के। तो जिनको फायदा हो गया शायद उन्हीं के जोर पे ये कीमतें बढ़ाई गई थी। फिर जो कानून की खिलाफ वर्जियां हुई, यानी कि आपको याद है कि हर महीने ओबरा एक समरी बना के भेजा करती है, और उसके ऊपर फिर हुकूमत डिबेट करती है, और फिर हर महीने की पहली तारीख से उन नई कीमतों के ऊपर अमल दरामद होता है, चाहे कीमतें कम की जाएं या कीमतें ज्यादा की जाएं। इस दफा 26 तारीख की रात को ये नोटिफिकेशन निकाला गया, ओबरा से कोई किसी किस्म का मशवरा नहीं किया गया, और फिर अचानक 27 तारीख को उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। डॉक्टर साहब, इसमें जो ये बड़ी अहम पॉइंट आपने इसमें ऐड किया है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ओया मकबूजान का तबसरा भी पढ़ा, या दीगर कोई भी मामला हो, उसमें बार बार एक ही बात आती है कि एडवाइजर्स का, वजीरों का, मुशीरों का मसला है। क्या आपको यहाँ पर भी ये मसला नजर आ रहा है? देखिए, ये काम हुक्मरानों का है निशानदेही करना कि खराबी कहाँ हो रही है। बाहर बैठे हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिसके फायदे में काम गया, जिसके अरबों रुपए एक रात में बन गए, वही होगा इस कदम के पीछे। तो वो यहाँ तक हम जरूर कह सकते हैं कि जिसकी जेबों में पैसे गए हैं, जिसकी अरबों रुपया मुंतकिल हुआ है, जाहिर बात है कि अगर आपकी और मेरी जेब से पैसा निकल रहा है तो वो किसी और की जेब में जा रहा होगा, और अगर हुकूमत निशानदेही कर दे कि वो किसकी जेब में जा रहा है तो उन्हीं के जोर पे जो है ये सारा काम किया गया। आप देखिए कि तारीखी तौर पे कभी भी पाकिस्तान की तारीख में मुझे याद नहीं कि एक ही दिन में 25 रुपए का फी लीटर का टीका लगा दिया गया। Yes. कभी ऐसा हुआ नहीं। Indeed. We have to go on a break. डॉक्टर रमेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। और ये अलार्मिंग होना चाहिए कि अगर अभी डॉक्टर फारूक सलीम ने भी ये बात की, हमने भी पहली बात की कि अगर इससे डायरेक्ट फायदा गवर्नमेंट को हुआ नहीं तो फिर किसको फायदा हुआ? वी रियली नीड टू नो राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे से पहले डॉक्टर फारूक सलीम ने अहम निकात उठाए। पेट्रोल प्राइसेस के ज़्यादा होने से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वफाकी वजीर उमर अयूब साहब का कहना यह है कि अभी भी प्राइसेस वो नहीं हैं जो जस्टिफाई कर इंटरनेशनल मार्केट को। सो अपोजिशन को इतराज़ नहीं करना चाहिए। योर कमेंट। देखिए, गुजारिश ये है जी कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे जो लोग हुकूमत के काबीना में बैठे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कोई ऐसे फैसले करने से कासिर हैं या अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं दी जिससे कोई अवामी फलाह बहबूद का कोई फैसला कर सकते हैं, जिससे पब्लिक को कुछ फायदा हो। दूसरी बात ये है कि जब वो कोई ना कोई ब्लंडर मारते हैं, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे अवाम की जिंदगी मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है, तो उसके बाद जो जस्टिफिकेशन वो पेश करते हैं, जिस तरह वो अपने फैसलों को सच साबित करने के लिए दलीलें देते हैं, वो दलाइल मजीद मज़ाक़खेज़ होते हैं। अब ये जो आपने स्टेटमेंट दी है, उनका जो बयान आपने भी बताया है कि जी सबसे कम यहाँ पे कीमतें हैं, मुझे ये बताएं कि क्या बाकी जो चीज़ें पाकिस्तान में अजनास हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, आटा है, चीनी है, ये कीमतें और ख़ास तौर पर दवाइयाँ हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हैं? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, बांग्लादेश में हमसे कम है, बाकी हमारे गिरदोनुमा में आप देखें ये कीमतें हमसे कम है, पाकिस्तान में वो चीजें ज्यादा है। तो अगर आप ये मवाजना उन लोगों से करके यहाँ कीमतों का तयन कर रहे हैं तो बाकी की कीमतें फिर कम करें। और ये जो
बात अभी डॉक्टर साहब से आपने बात की थी स्मगलिंग वाली, बिल्कुल सही आपने कहा कि पाकिस्तान में जो बाकी इदारे बैठे हुए हैं क्या वो सारे सो गए हैं या आपने छुट्टी पे भेज दी है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। यानी हर रोज कोई ना कोई ऐसा एक नया ये लतीफ़ा बयान करते हैं या पार्लियामेंट के अंदर। अभी आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है इसलिए मैं ये जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ कि वियतनाम एयरलाइन ने हमारे पायलट्स वहाँ से पाकिस्तानी फारिग कर दिए हैं। जो वफाकी वजीर हवाबाजी ने पार्लियामेंट में बयान दिया है कि हमारी 40% जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जाली हैं। और ये सिर्फ वहाँ से तो ये शुरुआत हुई है, CNN पे ये डिस्कशन हुई है, BBC पे ये डिस्कशन हुई है। आप मुझे ये बताएं कि एयरलाइन जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसकी क्या हालत होगी अभी मुस्तकबिल में, और दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। सवाल का जवाब है किसी के पास? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की खबर यही है कि PIA को 6 मंथ्स के लिए उनका एयर सिक्योरिटी लाइसेंस जो है वो रिव्यू भी किया जा रहा है, मुअत्तल भी किया जा रहा है। सो परेशान कुन मामलात हैं ये। लेकिन इसमें फिर एक और बहस है। आई कम टू यू डॉक्टर रमेश कुमार। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत काफ़ी कम है, हमने अभी भी उतनी नहीं बढ़ाई। जैसे ही बढ़ाई, अभी आपने डॉक्टर फारूक सलीम को भी सुना, वो कह रहे हिस्ट्री में हमें याद ही नहीं कि एकदम इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ा दी गई हो और इतना अनअपोलोजेटिक बिहेवियर कि आपके तमाम वजीर मशीर आपके यही कह रहे हैं कि अभी भी हमने इतनी कीमत नहीं बढ़ाई। देखिए, इस इकोनॉमिक्स के हवाले से मैं भी लाजमी है फाइनेंस के अंदर काम करता हूँ, इन चीज़ों को समझता हूँ। डॉक्टर साहब जितना तो नहीं समझता मगर थोड़ा बहुत ज़रूर समझता हूँ, और माजी की गवर्नमेंटों का हिस्सा भी रहा हूँ। मुझे वो भी सारी चीज़ें याद हैं कि मिफ्ताह इस्माइल जो है वो कल एक निजी TV चैनल के ऊपर मैं एक प्रोग्राम देख रहा था और उसने पूरा कंपैरेटिव दिया था कि माजी की हुकूमत के अंदर जब ये बैरल था तो कितने का था, इंटरनेशनली कितने का था और मुल्कों में कितने का था, आज कितने का है। एक तो चीज़ ये है कि आप कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जो हुकूमतों में रही है, उनको तो इस इशू के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सारी बातें एज इट इज। कल मैं पूरा प्रोग्राम कंपैरेटिव देख रहा था और मुझे सारी याद भी है। इस पे भी बात करें, PIA पे भी मैं आता हूँ किससे बात करें? देखिए, NFC था, शायद खाकान साहब की गवर्नमेंट थी, मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि रिव्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज PTI बात करती है तो वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। रही बात जो आर्ग्यूमेंट डॉक्टर साहब ने बात की ओगरा की, मैंने आज उमर अयूब से भी पूछा इस हवाले से, क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि इमरान खान की सरबराही में किसी किस्म की करप्शन का कोई सोच भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकती। मैंने आज उमर अयूब से पूछा, मैंने कहा ओगरा का इनपुट किसको फायदा हुआ है? फायदा किसी को देखें, तो हुआ है। PSO से भी पूछा गया, PSO से भी पूछा गया, PSO ने पूरी कैलकुलेशन दी, ओगरा ने उसके ऊपर इनपुट दिया है और उसके बाद ये प्राइस, इतनी प्राइस जो है वो बढ़ी है। मैंने आज उमर अयूब से दोबारा मैंने इस हवाले से कंफर्म किया कि ओगरा का इसके ऊपर कमेंट्स थे या नहीं थे, PSO ने आपको रिकमेंडेशन दी थी या नहीं दी थी, क्योंकि मैन तो PSO है ना, PSO है ओगरा है। ऐसे नहीं है कि इस गवर्नमेंट के अंदर किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई मिनिस्टर ऐसी कोई चीज़ करेगा, वो भी उनको पता है कि कैप्टन जो है वो इमरान खान है और वो किसी तरीके से अपने किसी दोस्त को स्पेयर नहीं करेगा। अपने जनरल सेक्रेटरी के हवाले से अगर कोई दवाइयों की बात आई तो उसको फ़ौरन फारिग कर देगा, तो कौन ऐसा जो है वो हरकत कर सकता है। मैं ये समझता हूँ, आज नून लीग के कुछ समझदार लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है वो सही बढ़ी है, मगर जो पेट्रोल की प्राइस कम हुई थी वो गलत हुई थी। वो आपने जो जल्दी में जो पेट्रोल की प्राइस ये कौन से समझदार लोग थे? आई गेस आप डॉक्टर तारिक को नहीं, वो फाइनेंस के बंदे थे नून लीग के अंदर और मैं नाम नहीं ले सकता, तो मैं इस वजह से सबके लिए मशवरा ये होगा कि बी रियलिस्टिक, हकीकत पसंद हो जाए। इस मुल्क को अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क को कर्जों से निजात दिलाएं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क को सही पोजीशन के ऊपर लेके आएं, हम चाहते हैं कि अपना पूरा गंद माजी का भी उसको भी हम साफ करें, उसका भी कफारा करें, तो मैं समझता हूं आ जाएं सारे मिल के इस मुल्क के अंदर जो जिसने जो जुल्म किया है, कम से कम ये चीज़ें हम नहीं होनी चाहिए कि 2008 के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर पैसे पड़े हैं और आज पाकिस्तान स्टील मिल जो है 250 अरब की कर्जी हो गई।
वो इदारे जो लॉसेस में लेके गए हैं मुल्क को, उन इदारों को आज जो प्राइम मिनिस्टर ने जो रिफॉर्म की बात की है, इदारों के बिल्कुल सही कहा, उस रिफॉर्म के अलावा चाहे आपको उसके ऊपर, और ये वो लीडर कर सकता है जो लीडर बोल्ड होगा, ब्लंट होगा, जिस लीडर को अपनी कुर्सी से ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, जो लीडर 20 MPs को फारिग कर देगा। की है, इसको जरा होल्ड ऑन करें डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बात बहुत अहम है जो आपने आज की, रिलेटेड टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड इन नेशनल असेंबली टुडे एंड इन स्टार्क कंट्रास्ट जो उन्होंने 2 दिन पहले बात की। 2 दिन पहले तक प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि रोज सुनता हूं मैं कहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। आज प्राइम मिनिस्टर सेड कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ओदो में, जाना पड़ा तो मैं जा सकता हूं, -1 हो भी सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं रुकेगी। बहुत अहम बयान है। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हुकूमत ने कौमी असेंबली में बजट पास करवाकर मुश्किल हालात में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कौमी असेंबली में हुकूमत को 160 वोट्स मिले हैं, जबकि अपोजिशन 119 वोट हासिल कर सकी। लेकिन इस कामयाबी के लिए हुकूमत को बड़े पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत से नाराज थे। मुश्किलों से उन्हें मना कर लाया गया। वज़ीर आज़म के इशाये में अख्तर मेंगल और काफ लीकिया रकीन ने शिरकत ही नहीं की। फिलहाल हुकूमत खतरे से बाहर आ चुकी है। कुछ दिनों के लिए हमने ये भी देखा, कुछ देर के लिए हमने ये भी देखा कि सबने कहा कि बिला वजह कहा जा रहा था कि हुकूमत खतरे में है, मगर जो अदम इत्माद की तहरीक है उसके हवाले से अभी भी गूंज है। -1 का जिक्र आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद कर दिया। अपोजिशन की नाराजगी बहरहाल कायम है। आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। इस हुकूमत ने जो मईशत की तबाही की है, जो मुस्तकबिल पाकिस्तान का लूटा है, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ इज़हार यकजहती में खड़े हैं। कल हुकूमत ने 2 हफ्ते कोशिश की, 172 मेंबरान की पे अक्सरियत होती है कौमी असम्बली में, हुकूमत सिर्फ 160 वोट ले सकी। एतमाद हुकूमत खो चुकी है, अपने मेंबरान का, अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ये ऑपोजिशन का बाकायदा मुतालबा होगा? डू यू रियली थिंक कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास अक्सरियत नहीं है? देखें, ये मेरी इसमें मेरा ख्याल है राय की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल जो नंबर गेम है वो आपके सामने है। अभी शायद खाकान भाई साहब की जो बात आप सुना रहे थे, यानी 342 मेंबरान पर मुश्तमिल हाउस है कौमी असेंबली, और उसमें जो सिंपल मेजॉरिटी है, सादा अक्सरियत जिसे कहते हैं, वो 172 मेंबरान से आती है और वोट मिलते हैं हुकूमत को 160। तो आपके सामने है कि 12 लोग जो हैं वो अभी कम है इनके पास। ये अददी हिसाब से तो ये कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, लेकिन अब इस पे आगे क्या बनता है ये एक सवाल जरूर है जो कि बड़ा अहम है। और इसमें तो अब ऑपोजिशन ही का किरदार बनता है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अब इससे आगे अपोजिशन की क्या स्ट्रेटेजी होती है ये अहम है कि अपोजिशन की जमातें अभी भी सर जोड़ के बैठी हैं जिस तरह, और उसके बाद क्या वो डिसाइड करती हैं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जाहिर है ये स्ट्रेटेजी कबल वक्त सामने नहीं लेके आई जाती और वक्त पे ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन हुकूमत नाम की चीज बहरहाल आपको किसी जगह के ऊपर नजर नहीं आ रही। ये तो एक प्रैक्टिकल बात है। ये मैं, आप या कोई और नहीं, इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, इस वक्त किसी से भी अगर आप बात करें वो सारे यही कहते हैं कि आपको अभी जो आपने पेट्रोल की बात की, आप देखें कि क्या ये बात करने वाली है। मैंने आपसे PIA के पायलट्स की बात की। कोई भी अक्लमंद आदमी जो अकल और शऊर रखता हो, एक वफाकी वजीर की तो बड़ी हैसियत होती है, क्या वो इस तरह की बात कर सकता है? अब ये कोई PMLN की एयरलाइन तो नहीं है, कोई नवाज शरीफ की तो नहीं है एयरलाइन के आपने एक ऐसा बयान दाग दिया है कि आपने पूरी कौमी एयरलाइन को और पूरी हमारी जो आप ये कहें कि पाकिस्तान की इज्जत है, आपने उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। अगर ये बात करने वाली थी, ये तो बात करने वाली थी या नहीं थी इज सर्टेनली डिबेटेबल, लेकिन डॉक्टर साहब द फैक्ट कि आपके पास लाइसेंस का प्रोसेस पूरा किए बगैर पायलट है, ये भी तो एक बड़ी खतरनाक बात है। मैं अर्ज करता हूँ जी कि आप तमाम पायलट्स की स्क्रूटनी करें। अगर उसमें किसी के पास कोई लाइसेंस जाली है, कोई डिग्री जाली है, वैसे तो वजीर मौसूफ की बड़ी इज्जत है, हमारे
इलाके से, टेक्सला से, बड़े अरसे से वो आ रहे हैं पार्लियामेंट के मेंबर, उनकी अपनी डिग्री जाली है, ये भी रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। उनकी अपनी डिग्री जाली है, कह रहा हूँ, या आप ऑन एयर कह रहे हैं? वो उसका बकायदा केस चलता रहा है, स्टे पे स्टे लेते रहे हैं। ये तो हमारे दौर में बड़ा मशहूर केस था इनका। लेकिन मैं कुछ डिफेंड नहीं कर रहा पायलट्स को, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी की भी डिग्री जाली है, लाइक कोई जाली किसी ने रखा हुआ है, तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे बाहर निकालें। गवर्नमेंट इनके जमाने में ये भर्तियां हुई हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगी कि नहीं होंगी? मैं कहता हूँ जी कि बिल्कुल वो भी रिस्पॉन्सिबल है। किसी जगह पे अगर कोई कोताही हुई है, किसी ने सर पर नजर किया है, उस प्रोसेस को किसी ने बाईपास किया है, इस चीज को किसी ने नहीं देखा, उसे भी अकाउंटेबल करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो प्रोसेस को आपने किया नहीं है, स्वीपिंग स्टेटमेंट आपने दे दी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार आपने खत्म कर दिया, एयरलाइन का वकार आपने खत्म कर दिया, और उसके रिपरकशंस हैं, उसके रिपरकशंस हैं। यकीनन डॉक्टर रमेश, उसके बाद फिर मीडिया से ये कहना कि इसको हाईलाइट ना करें क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो इज्जत में कमी ना हो जाए, खुदा न खास्ता। कैसे, क्या ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? इज दिस, कैन यू डिबेट दैट? मैं पहले तो आऊँगा, जो मेरे भाई ने बात की, एतमाद की, 2002 से मैं मुख्तलिफ बजट सेशन में आता रहता हूँ और मैंने पढ़ा भी है, लाजमी है। कोई ज़रूरी नहीं होता है मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए, कोई वहाँ पे कोई आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि आपको इतनी स्ट्रेंथ चाहिए। अपोजिशन के पास सिर्फ जमहूरी तरीक़ेकार होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं जो तरीक़ेकार है। ख्वाहिश के ऊपर आपने देखा कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, इतना बड़ा धरना भी हुआ, तब भी रेजिग्नेशन नहीं हुई। और आज मैं समझता हूं कि सारी अपोजिशन जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और एक साफ सुथरा लीडर सामने खड़ा है, तो ऐसे इस्तीफ़ा आजकल के दौर में हो जाए इम्पॉसिबल है। मैं समझता हूं पीटीआई का नाम इमरान खान है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद -1 का जिक्र बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, आपको ये बात क्यों करना पड़ी है? मैं आपको बताऊं, आप बात नहीं है। फरिया इदरीस, आपको पता है, आप मुझे बहुत पुरानी जानती है, जब से आप सहाफत में पहला इंटरव्यू आपने मेरा लिया, मुझे आप जानती है कि मैं आपको बताऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर को जितने कॉन्फिडेंस के साथ देख रहा हूं, आज भी मेरी 10-15 मिनट मुलाकात हुई, कल हुई, परसों हुई, और जितने कॉन्फिडेंस से देख रहा हूं उसको किसी चीज़ की वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की यह है कि मेरी नीयत साफ है, मैं अपनी नेक नियति के साथ मुल्क को राइट ट्रैक के ऊपर लेके आना चाहता हूं। मेरी कहीं पे करप्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मेरा नज़रिया क्लियर है, जब मेरा नज़रिया क्लियर है तो मेरा मौला मुझे बिल्कुल मदद करेगा। और मैं अपने नज़रिए के साथ, आप कुर्सी से मोहब्बत नहीं करो, आप अपने नज़रिए से मोहब्बत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये सारी बिबरवर्कियां जो भी होंगी ये खत्म हो जाएंगी। आज तक अपोजिशन देखें, पॉलिटिक्स क्या गीदड़ भपकियां हैं, कौन मुझे ये बताएं कि जब भी अपोजिशन की तरफ से चीज आती है, सिर्फ क्या आता है, केसेस आते हैं, नैब आती है, माजी में भी ये होती थी, अभी भी। यार आप इन चीजों को, अवामी इश्यूज के ऊपर अगर बजट के अंदर डिस्कशन होता है तो उसको डिटेल में सुना जाता है, मगर अगर गलत चीजों को डिफेंड किया जाएगा तो नहीं कर सकते। आपको गलत चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई माजी में ये हमसे गलती हुई, ये हमने कमा लिया, ये हमने उज़ैर के साथ मिलके किया, ये हमने कराची में दहशतगर्द में हुआ, जो कुछ हुआ उन चीजों को मानना पड़ेगा अगर आप सही तरीके से जाना चाहते हैं। दूसरा, अब आ जाए पीआईए के ऊपर। ठीक है, पीआईए के ऊपर जो आपने बात की, देखें मुझे ये बताएं कि 10 सालों के अंदर 11 सीईओ चेंज हुए, वो इदारा बार बार नुकसान में गया। आप उस इदारे के अंदर अगर कोई फेक अपॉइंटमेंट्स हुई है, आप चाहते हैं कि इंटरनेशनली अगर कोई जा उड़ा के लेके जाए और हम उस बदनामी से डरे? कौन अपने आप के ऊपर रिस्क लेगा? और इस हुकूमत ने तो अब नहीं कह सकते आप डॉक्टर साहब, आप तो कह दिया है रिस्पेक्टेड फेडरल मिनिस्टर ने, उसके रिपरकशंस आना शुरू हो गए हैं, पीआईए को उसका नुकसान हो रहा है। तो अपनी डायरेक्शन दुरुस्त रखें, रिपरकशन हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव मेरिट्स होते हैं, हर चीज की रिजल्ट जो है कुछ पॉजिटिव आती है, कुछ नेगेटिव आती है। आपका नजरिया ये होना चाहिए कि जैसे आपने देखा पीआईए केपीके के अंदर थिन गवर्नमेंट थी, 20 एमपी इन्वॉल्व थे, खान साहब ने कहा फारिग करो। आपका अगर डायरेक्शन दुरुस्त हो,
एंड वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक सलीम, जो बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की कि मईशत का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर के साथ है, कोई ताल्लुक है? अगर ऑपोजिशन कहती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तब्दील करने से या -1 करने से मईशत बेहतर हो सकती है? देखिए गुजारिश है जी कि बातें कर रहे हैं यहाँ पे इमरान खान साहब। डॉक्टर तारिक, डॉक्टर फारूक जवाब दे दें, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आस्क यू द सेम क्वेश्चन। डॉक्टर फारूक, पर ये दो बातें कर रहे हैं हम। पहली बात ये कर रहे हैं कि हुकूमत की कानूनी मैंडेट, देखिए 2 साल पहले 1 करोड़ 70 लाख वोट डले हैं पीटीआई की फेवर में। उनका कानूनी मैंडेट है 5 साल का। उनको 5 साल हुकूमत करनी चाहिए कानून के मुताबिक। दूसरी बात हम कर रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी की। अब 40% वक्त जो है वो मैंडेट का गुजर गया, और इस 40% वक्त में अब फवाद चौधरी साहब ने खुद से आके बता दिया कि काबीना के अंदर इतनी सख्त बैटल्स हैं, हर वजीर दूसरे वजीर से लड़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि 40% वक्त गुजरने के बाद इस वक्त पीटीआई के पास कोई टीम एग्जिस्ट नहीं करती जो हुकूमत, जो वजीर आजम साहब के विजन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के काबिल है। फिर अब जमीनी हकीकत ये है कि 3 बड़े तारीखी रिकॉर्ड टूटे हैं पीटीआई की हुकूमत के दौरान। पहला तारीखी रिकॉर्ड, जैसे मैंने पहले कहा कि 25 रुपए फी लीटर, मुझे याद नहीं कि कभी तेल की कीमत एक दिन में बढ़ाई गई है। दूसरा तारीखी रिकॉर्ड ये है कि आज से 68 ईयर्स पहले 1962 में मुझे याद है कि हमारी जीडीपी जो है वो मंफी में गई थी, और ये पिछले साल मंफी में गई है। तो एक और तारीखी रिकॉर्ड टूटा है। तीसरा तारीखी रिकॉर्ड ये है कि पिछले 22 महीने में पीटीआई की हुकूमत ने जो 30,000 अरब कर्जा PMLN जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत छोड़ के गई थी, वो 22-23 महीनों में 30,000 से 42,000 रुपए कर दिया है। रोजाना का इसकी एक चीज का जवाब मुझसे रोजाना के हिसाब से इजाफी लिया जा रहा है, जो तारीखी है वो पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा कर्जा नहीं। राइट। डॉक्टर साहब अगर इजाजत दें तो यही बात डॉक्टर रमेश कुमार की तरफ लेके चलूंगी। डॉक्टर साहब वक्त कम है, सो प्लीज कमेंट के ये जो बातें अभी बताई हैं डॉक्टर फारूक सलीम ने, या खुद आपके अपने मिनिस्टर्स बता रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? पहली चीज़ तो ये कि मैं सारी हुकूमतों को जानता हूँ। इस हुकूमत के अंदर है डेमोक्रेसी। आप हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होना, 5-5 घंटे ओपन डिस्कशन होना, इन चीज़ों को आपको क्रेडिट देनी चाहिए कि हर हफ्ते मीटिंग हो रही है। माजी में 4-5 बंदे फैसले करते थे। एक तो ओपन माइंड के साथ सारे लोग बैठते हैं, फैसले करते हैं। आप आ जाएँ उन फैसलों के ऊपर। अगर कोई मेगा स्कैंडल आया, अगर आप समझते हैं कि जो कर्जे लिए गए, रिजर्व नहीं बढ़े, आपके रिजर्व क्या थे, आपने जो लाइबिलिटीज़ क्लियर की, आपने जो इदारों को जो रिफॉर्म के ऊपर आपने लगाए, आप कम से कम उसकी पूरी कैलकुलेशन करें। थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट ज़रूर है, मैं डॉक्टर साहब से कोई 100% कोई डिसएग्री नहीं करूँगा, मगर आप उसका ये कहें कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए, 1 करोड़ 70 लाख जो वोट लेके एक गवर्नमेंट बने,